बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज की गुफ्तगू का आगाज़ एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से। सेनेट के साबिक़ रुकन जनाब हदायतुल्लाह ख़ान साहब जो हैं वो आज अपने लाहौर में एक बम धमाके में अपने कुछ साथियों समेत शहीद हो गए हैं। जो हदायतुल्लाह ख़ान साहब हैं ये 6 साल तक सेनेट के रुकन रहे और जो इनकी आखिरी तकरीर थी सेनेट में जो कि जनवरी 2024 में हुई 8 फरवरी के इलेक्शन से सिर्फ चंद दिन पहले, और उस वक्त इनकी सेनेट की जो मुद्दत है उसके ख़त्म होने में भी कुछ दिन बाकी थे। तो जो इनकी आखिरी तकरीर थी वो ज़रा सुने कि आखिरी तकरीर सेनेटर हदायतुल्लाह ख़ान साहब क्या कह रहे थे। पिछले 2 दहाइयों में हमारे फाटा के तकरीबन 55,000 लोग शहीद हुए। 2 हफ्ते में मैंने 9 FIRs कटवाई है जो मुझे धमकियाँ मिली है। कल रात को भी मुझे लेटर मिला है इस्लामाबाद में। बाजोड़ में खुदकश हमला हुआ, कितने लोग शहीद हुए? 93 लोग। अब इससे ज़्यादा और हालात किस तरह ख़राब किए जाए? दाइश के खुलेआम पंपलेट्स लगे हुए बाजोड़ में, आप आके देखें ना एक दिन। हम मर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम मर रहे हैं तो कोई बात नहीं। हदायतुल्लाह ख़ान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि उनको इस्लामाबाद में भी धमकियाँ मिलती हैं और वो दाइश का जिक्र कर रहे थे। तो उन्होंने 90 FIR दर्ज करवाई, यानी कि उनको जो धमकियां मिल रही थी तो वो उनको पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के नोटिस में लाने के लिए बाकायदा FIR दर्ज करवाते थे। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे जनवरी 2024 तक उन्होंने 90 FIR दर्ज करवाई हैं, कुछ FIR उसके बाद भी दर्ज करवाई हैं। तो यकीनन ये एक अफसोसनाक वाक़या, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो एक इतनी अहम शख्सियत जिसने 90 FIR दर्ज करवाई अपने धमकियों के ख़िलाफ़, तो उनकी ज़िंदगी जो है वो इतनी आसानी से चली गई आज। ये बड़ी अफसोसनाक बात है और इससे बहुत से सवालात पैदा होते हैं कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में एक नए फ़ौजी ऑपरेशन की बात हो रही है, क्या ये ऑपरेशन अब नागज़ीर नहीं हो गया? और हदायतुल्लाह ख़ान साहब जो हैं उन्होंने तो अपनी तकरीर में दाइश का जिक्र किया था, लेकिन आजकल कुछ और भी तंजीमों का जिक्र हो रहा है। तो गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कानूनदान जनाब सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं हदायतुल्लाह ख़ान साहब से ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अली ज़फ़र साहब, आपके वो साथी भी रहे, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आपको लगता नहीं है कि जो वो बातें फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते थे अपने इलाके की सूरत हाल के बारे में, उनकी बातें सच साबित हो गई और वहाँ पे सिचुएशन को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बड़ा खौफनाक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और उसकी फैमिली के साथ भी, और उनके जो लवाकीन हैं और जो उनकी दोस्त यार लोग हैं उन सब से मैंने बात भी की है और करता भी रहूँगा। बहुत अफसोस हुआ। मैं तो बहुत अच्छी तरह जानता था उनको, उनके साथ 3.5 साल गुजारे, और उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं बल्कि हमारे साथ ज़ाती गुफ्तगू में भी ये कहते रहते थे कि ऑलरेडी मैं सर्वाइव कर चुका हूँ कुछ अटैक्स, मैं FIRs भी दर्ज कर चुका हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही, क्योंकि उनका कहना था कि वहाँ जो लोग हैं उनकी जानों का किसी को ख्याल नहीं, किसी को दुख नहीं, कोई इसको सीरियस नहीं लेता। तो ये एक बहुत वाक़या ऐसा हुआ है जिस पे मेरा ख़्याल है कि अब एक एक्शन प्लान करना चाहिए। और आपने बड़ा ज़िक्र किया जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है उसका भी। अब मेरा ख़्याल है इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ को देखने के लिए आपको पार्लियामेंट को लेना पड़ेगा अपने एतमाद में, और फिर कोई एक्शन का प्लान करें। ये जिस तरह हुकूमत ने एकदम अनाउंस कर दिया कि हम एक्शन करने लगे हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ का कोई ख्याल नहीं, उसको कोई किसी पब्लिक को अपने साथ सपोर्ट में नहीं लिया, ये सारी ऐसी बातें थीं जो कि हम कर रहे थे और हम कह रहे हैं अभी भी कि ये कोई एक्शन लेने से पहले आप एतमाद में लें पार्लियामेंट को, क्योंकि उसके बगैर इस किस्म का एक्शन नहीं हो सकता। और आज ये जो हौलनाक वाक़या हुआ है ये उसका एक तरह से एक दिखाया है हमें कि क्या हमें करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत। ये बहुत बड़ा एक
हमारा अलमिया है। राना सनाउल्लाह साहब, आप इत्तेफाक करेंगे अली ज़फ़र साहब से कि अगर ऑपरेशन करना है खैबर पख्तूनख्वा में तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद में लेने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि पार्लियामेंट को इस जो इस्तेहकाम का जो ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया है, पार्लियामेंट को उसमें एतमाद में जो है वो लेना चाहिए, नहीं बल्कि लिया जाएगा। अच्छा। गवर्नमेंट ने जिस दिन ये फ़ैसला किया, देखिए गवर्नमेंट पहले कोई फ़ैसला करेगी और उसके बाद ही फिर पार्लियामेंट में उसके ऊपर जो है वो राय लेगी। तो जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है उसकी ज़रूरत तो है। ये आज का जो वाक़या है इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई खौफनाक है, और अल्लाह ताला हिदायतुल्लाह ख़ान को बरीक़ रहमत करे, उनकी फ़ैमिली को जो है वो सब्र जमील अता फ़रमाए। इस तरह के वाक़यात जो है वो रोज़ हो रहे हैं। फोर्सेस के लोग जो है वो रोज़ वहाँ पे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उनमें शहीद हो रहे हैं, सेक्रीफाइसेस जो है वो दे रहे हैं। तो वहाँ पे इस अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को भी उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर उनकी कोई राय है, वो राय जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी वो दे सकते हैं, और उससे गवर्नमेंट को इस्तिफ़ादा करना चाहिए, किया जाएगा इंशाल्लाह। अब एक और इशू है जी, मैं वो उसको ज़रा फोकस करूँगा। बहुत से इश्यूज़ पे आज हमने बात करनी है। आपने रिसेंटली देखा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में एक रेजोल्यूशन मंजूर की गई। उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है पाकिस्तान में, और उसके मुकाबले पे पाकिस्तान की पार्लियामेंट से भी एक करारदाद मंजूर करवाई गई है। लेकिन उस अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद में जो बात की गई है वो ये है कि जी इलेक्शन जो है इसका ऑडिट होना चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में बहुत सी तंजीमें जो हैं वो इसका ऑडिट कर रही हैं। कोलेशन 38 जो कि पतन के प्लेटफॉर्म से एक कोलेशन है मुख्तलिफ तंजीमों का, इसकी एक ऑडिट रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, और मेरे सामने उनकी प्रेस रिलीज़ है जो उन्होंने आज ही जारी किया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के कुछ हलके जो हैं उनका ऑडिट किया गया, और ऑडिट किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जो मौजूद मवाद है वहाँ से उस मवाद को ऑडिट किया गया। और ये जो वेबसाइट है वो ये कह रही है जी कि NA 125 लाहौर समेत सूबाई असम्बली के कई जो हलके हैं वहाँ पे फॉर्म 45 के बगैर ही इलेक्शन रिज़ल्ट का ऐलान किया गया है, जो कि वेबसाइट पे भी मौजूद है, विनर्स विदाउट फॉर्म 45। और जो सूबाई असम्बली के जिन हलकों का जिक्र किया गया कि जहाँ पे फॉर्म 45 के बगैर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है रिज़ल्ट का, वो हैं PP 146, 148, 150, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 167, 170, 172, 173, 174। यहाँ पे फॉर्म 45 के बगैर इलेक्शन वेबसाइट पे डाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब मेरा अली ज़फ़र साहब आपसे सवाल है कि आपका तो मौक़िफ़ यही है, लेकिन अगर पतन जो है, तंजीम जो पतन है और कोलेशन 38 ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से मटेरियल निकाल के और एक बेकायदगी का इंकशाफ कर रहे हैं, तो आप लोग जो इलेक्शन पे इतराज़ात करते हैं, तो आप ये चीज़ें किसी अदालत में अभी तक पेश क्यों नहीं कर सके? ये देखें, इशू ये है कि हम तो अदालत में पेश करना चाहते हैं, बल्कि हमने तो पहले हाई कोर्ट को रुजू किया कि आप इसको डायरेक्टली अपनी आइनी जो आपका इख्तियार है आर्टिकल 199 का, उसके तहत इसका फ़ैसला कर लें। लेकिन अदालत ने कहा कि ये चूँकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का मामला है वो सुनेंगे। पहले उन्होंने हमें इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, बहुत सारे लोग इलेक्शन कमीशंस गए, मैं भी वकील हूँ उन केसों में, जहाँ हम इलेक्शन कमीशन को हमने कहा कि इतना क्लैरिटी है फॉर्म 45 और उसमें जो इश्यूज़ हैं सब नज़र आ रहे हैं कि कौन जीता कौन हारा, तो आप फ़ैसला कर दें। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, हम फ़ैसला नहीं करेंगे, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो पिटिशन एक पेंडिंग है, उस पर कोई फ़िलहाल समाअत नहीं हुई, लेकिन कुछ पिटिशनें जो लगी इंडिविजुअल वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दी
कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाएं। जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास गए हम, तो वहाँ जज साहिबान का कहा गया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि ये वाले जज साहब सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने उन जज साहिबान के ऊपर इतराज़ कर दिया। वो इतराज़ का फ़ैसला जब हुआ, उसको चैलेंज किया गया इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम खुद ट्रिब्यूनल का फ़ैसला करेंगे। वो ऑर्डिनेंस ले आई हुकूमत कि नहीं, हम रिटायर्ड जजेस लगाएंगे। वो ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया, उसको भी, ऑर्डिनेंस को भी सस्पेंड कर दिया गया हाई कोर्ट ने। अब वो एक्ट ले आए हैं, एक नेशनल असेंबली ने एक्ट पास कर दिया है कि रिटायर्ड जजेस हम लगाएंगे, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लगाएगा ट्रिब्यूनल के तौर पे। वो कल सेनेट में भी पेश हो रहा है ये कानून, और लगता यही है कि उसको बुलडोज़ किया जाएगा, उस पर कोई डिबेट नहीं होगी और वो उसको बुलडोज़ करके कानून साजी कर दी जाएगी। तो ये मुश्किलात का सामना हम कर रहे हैं। हुकूमत भाग रही है, ऑडिट्स तो हो रहे हैं, वो तो इंडिविजुअल हो रहे हैं या इंस्टीट्यूशंस कर रही हैं, लेकिन जो फ़ैसला करना है अल्टीमेटली वो अदालतों ने करना है। और मैंने आपको अदालतों की एक स्टोरी सुना दी, एक समरी फॉर्म में सुना दी कि किस तरह हमारे साथ हो रहा है। अच्छा, ये तो अदालतों की बात है और यही हकायक हैं। राना साहब, मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उसने ये जो पतन की प्रेस रिलीज़ है, इसमें जो उन्होंने फैक्ट्स लिखे हैं ऑडिट के, कि ECP ने NA 125 और बाकी जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं, यहाँ पे फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 46 लोड किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब इलेक्शन को भी 3-4 महीने हो गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाअहली, इनकम्पिटेंस है, इससे पाकिस्तान के लिए मसाइल नहीं पैदा हो रहे आलमी सतह पे? देखें, इससे पाकिस्तान के लिए मसाइल जो है वो पैदा अगर हो रहे हैं या उनको पैदा किया जा रहा है, और दुनिया को ये बताने के लिए जितना ज़ोर लगाया जा रहा है, अगर उससे कम जो है वो यहाँ पे मुल्क का जो निज़ाम है इसको सही करने पे लगाया जाए, बैठ के बात की जाए। आखिर यही पार्लियामेंट है, यही सियासी जमातें हैं, यही पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने निज़ाम को बेहतर करना अगर निज़ाम में कोई ख़राबी है। तो मामला ये है कि ठीक है, अली ज़फ़र साहब ने ये अपनी पिछले 4 माह की सारी रूदात जो है वो सुनाई है। अब अगर मैं रूदात सुनाने लगूं तो वो 3.5 पौने 4 साल पे मबनी है। हम भी 3.5 पौने 4 साल इसी तरह से भागते रहे अदालतों में। हम भी ये कह रहे थे कि जी RTS बैठा दिया गया और बग़ैर जो है वो यानी अथेंटिसिटी के रिज़ल्ट्स अनाउंस कर दिए गए, हमारी सीटें हमसे छीन ली गई। और उस वक्त जो हुकूमत थी वो ये कह रहे थे कि जी देखें, ट्रिब्यूनल्स बने हुए, जाएँ जाके ट्रिब्यूनल्स में अपना जो है वो मुकदमा पेश करें। और अगर हमने पार्लियामेंट में बात की तो उन्होंने कहा कि जी देखें, पहले जुडिशल कमीशन बना था, उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ, आए बैठे पार्लिमानी कमीशन बनाते हैं, पार्लिमानी कमीशन में बैठ के ये पूरा इलेक्शन का जो सिस्टम है इसको सही कर लें। हमने कहा चलें ठीक है जी, बैठने को तैयार हैं। जब वो पार्लिमानी कमीशन बना, उसकी एक मीटिंग हुई, उसके बाद 3.25 साल जो है वो दूसरी मीटिंग नहीं हुई। तो मामला ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज भी, यानी ये चंद दिन कबल, उन्होंने पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि अगर इन मसाइल को आपने हल करना है, ये कोई मसाइल या मुश्किलात ऐसी नहीं है कि जी ये अब पैदा हुई हैं और इनको दरपेश हैं, ये इससे पहले भी जो है वो दरपेश रही हैं। बैठ के बात करें और इन चीज़ों का हल निकालें। जी अली ज़फ़र साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? आप तो हमेशा से मुज़ाकरात के हामी हैं, तो अगर शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में मुज़ाकरात की पेशकश की है, तो ये क्यों कहा जाता है हमने आपसे मुज़ाकरात नहीं करने, हमने तो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं? जी देखिए, इस पर बहुत बार बहस हो गई थी। मेरा अपना व्यू तो इनिशियली बिल्कुल यही था कि हमें मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा है वो कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, किसी भी सियासी जमात को नहीं करना चाहिए। आखिरकार सियासी जमातों ने ही बनाया था ये मुल्क, और सियासी जमातों ने ही हर मार्शल लॉ का मुकाबला किया है, और सियासी जमातों ने ही कोशिश की है कि जमहूरियत हो इस मुल्क में, क्योंकि वो बनती ही जमहूरियत के लिए हैं। लेकिन इस वक्त इशू ये अब हो गया है, इतनी बार ये बात हो गई, लेकिन अब अल्टीमेटली फ़ैसला यही हुआ है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और नहीं हो सकते, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है और दूसरी तरफ उसके डबल तशद्दुद हो जाता है। तो ये नहीं हो सकता कि आप साथ मारते भी रहें, पीटते भी रहें और साथ ये भी कहें चलें मैं दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता हूँ, ये मुमकिन नहीं।
तो ये जब नज़र आता है कि ये एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है, अगले दिन 6 नए केसेस बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बड़ी अहम बात की है, जलसा करने की कोशिश करते हैं। अली ज़फ़र साहब, आपने फरमाया कि अब ये फैसला हो गया कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब के बकौल तो इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई साहब को इजाज़त दी है कि आप मुस्लिम लीग नून से भी मुज़ाकरात करें और पीपल्स पार्टी से भी मुज़ाकरात करें। जी देखें, पीटीआई का जहाँ तक मौक़िफ़ है, पीटीआई का तो कोई मुज़ाकरात नहीं है और ये बड़ा क्लैरिटी से बात हो गई है। लेकिन जहाँ तक अचकज़ई साहब का ताल्लुक़ है, वो अगर बात करना चाहते हैं, उनको वो फ्री हैं, उनको तो कोई हमारी पाबंदी नहीं है। और अगर वो वहाँ से कोई ऐसा प्रपोज़ल लेके आते हैं जो हमसे पीटीआई से डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बिल्कुल हमारे दरवाज़े खुले हैं। हो सकता है ये एक ऑल्टरनेट रूट हो जाए, एक ऐसा रूट हो जाए जिसके तहत मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक पीटीआई की पोजीशन है वो मैंने आपको क्लैरिटी से बता दी। मैंने ज़ाती बात तो बहुत बार की है और मैं अभी भी करता रहता हूँ कि कोशिश होनी चाहिए। और शायद ये अचकज़ई साहब वाला जो एक रूट है, ये शायद अगर कोई ऐसा प्रपोज़ल आता है उनकी तरफ से जिस पे गौर हो सके तो वो उसके लिए ओपन है। लेकिन पीटीआई ने कोई मैंडेट नहीं दिया। मैंडेट का मतलब ये होता है कि आपने एक इजाज़त दे दी कि आप हमारी तरफ से निगोशिएट करके फ़ैसले कर लें, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन ज़रा आपकी पार्टी के चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो क्या कहते हैं ज़रा सुनें। हम इंशाअल्लाह ताला अब डायलाग इत्तेहाद के बेस पे भी महमूद खान अचकज़ई के सरबराही में अपना डायलाग कंटिन्यू करेंगे। आज खान साहब ने उसकी भी इजाज़त दी कि डायलाग को आगे महमूद खान अचकज़ई साहब भी आगे बढ़ाएं। 2 मुलाकातें हुई खान के साथ इस इशू पे। खान ने कहा कि एज ए पार्टी हमारा मौक़िफ़ तो अलग है कि हम इन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहते, लेकिन चूँकि महमूद अचकज़ई साहब एक अलायंस का लीडर है और अलायंस की लीडर की हैसियत से अगर वो कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो हम इसको इंडोर्स करेंगे। जी अली ज़फ़र साहब, मैंने आपको अली गौहर साहब का और असद कैसर साहब का भी बयान, जो दोनों के बयान सुनवाए हैं, तो क्या ये आपके ख्याल में ये बिल्कुल पार्टी लाइन के मुताबिक हैं? जी देखिए, आई थिंक वो अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं, मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। पॉइंट ये है कि पीटीआई ने निगोशिएट कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही, ना करेगी, ये बात क्लियर है। लेकिन अगर अचकज़ई साहब कोई मुज़ाकरात करते हैं अपने लेवल पे और फिर वो प्रपोज़ल लेके आते हैं तो वो दरवाजे हमारे खुले हैं। मेरा ख्याल है असद कैसर साहब भी और बैरिस्टर गौहर साहब भी यही बात कर रहे हैं और मेरा ख्याल है यही एक दुरुस्त बात है जिसके तहत हम एक ऑल्टरनेट दरवाज़ा खोल सकते हैं। अच्छा, अब राना साहब, फवाद चौधरी साहब ने खैर छोड़ दी है तहरीक इंसाफ, लेकिन आजकल शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब, अली जैदी साहब, ये पहले खामोश थे, अचानक इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। फवाद चौधरी साहब ने एक बात की है, ज़रा आप सुने वो क्या कह रहे हैं। मुसलसल ये बात जो है वो कही जा रही है कि जो भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है। एस्टैब्लिशमेंट कैसे करवा रही है? 2 अफराद हैं जिन्होंने सर्व किया है हर उस काम को जो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा सकता है। एक चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब है और दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान। तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनसे मैं ये कहता हूँ ये रेफरेंसेस फाइल करें, और अगर आप रेफरेंसेस फाइल नहीं करते, आप इमरान खान को जेल में रखने में मोहम्मद व मावन का किरदार अदा कर रहे हैं, पार्टनर का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, ये फवाद चौधरी साहब की राय है कि इस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर रही, जो भी कर रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब और सुल्तान सिकंदर राजा साहब कर रहे हैं। ये अपनी अपनी राय जो है वो हो सकती है, लेकिन मामला ये है कि जो भी हो रहा है उसमें पीटीआई का अपना कितना रोल है ये भी तो देखा जाए ना। अब अगर पीटीआई जो है, वैसे पीटीआई तो खैर लफ्ज़ ही इस्तेमाल हो रहा है, बाकी पॉलिसी तो इमरान खान साहब की है और वो इस पॉलिसी पे जब वो 3.25 साल गवर्नमेंट में रहे हैं तो इसी पे कारबंद रहे हैं। वो किसी कीमत पे मामला फहमी को तैयार नहीं है और उनका एजेंडा वही है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। अगर मैं हूँ तो पाकिस्तान है, अगर मैं नहीं हूँ तो फिर कुछ भी नहीं है। तो फिर इस सूरत में तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर रूल्स का, आइन का हवाला देना तो फिर बिल्कुल बेसूद है। ये तो फिर लड़ाई है ना।
उसमें तो फिर जिससे जो हो सकेगा वो करेगा, तो फिर ठीक है। सीधी बात कर दी अली ज़फ़र साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने, कि भाई ये लड़ाई है, फिर इसमें जिससे जो होगा वो करेगा, क्योंकि पहले भी यही हो रहा था, अब भी यही हो रहा है। तो लेकिन आपकी पार्टी में कुछ लोग कहते हैं जी वो इमरान खान साहब अभी तक रहा नहीं हुए, तो ये पार्टी के वकीलों और पार्टी की क़यादत की बहुत बड़ी नाकामी है। तो ये नाकामी जो है ये पार्टी के वकीलों की और पार्टी की क़यादत की है या हुकूमत की कामयाबी है जिसने मुकदमे इतने बना दिए हैं कि रिहाई मुश्किल हो गई है? जी देखिए, यकीनी तौर पे जो स्ट्रेटजी थी वो तो ये थी कि हमने मुकदमे बनाने हैं और सज़ाएँ देनी हैं। और मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा मुकदमे बनाए गए सिर्फ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और उसके बाद 3 मुकदमात में तो सज़ा भी हो गई, और वो जो सज़ाएँ हुई जिस तरह हुई वो पूरी दुनिया ने देखा, वो सबके सामने है। अब वो 3 केसेस जिनमें सज़ाएँ हुई हैं उनमें से 2 केसेस की सज़ाएँ जो हैं वो तो एक की तो ख़त्म ही हो गई है सज़ा, और एक की मुअत्तल हो गई है जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किए हैं। यानी कि मैं साइफ़र केस और तोशा खाना केस की बात कर रहा हूँ। अब एक केस रह गया है इद्दत केस का, और वो भी अपील में है, उसकी भी समाअत 12 तारीख से पहले पहले उसका फ़ैसला आना है। अच्छा, उसकी स्ट्रेटजी हमारी बनी हुई है, वो आखिरी रह गया है केस। अगर इंशाल्लाह उस केस में फ़ैसला हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई ऐसा केस नहीं जिसके तहत ख़ान साहब को जेल में रखा जा सके। तो ये रिहाई की बात तकरीबन अब ऐसी स्टेज पे आ गई है कि अब वो किसी वक्त भी हो सकती है। इसलिए जो मुश्किल वक्त था वो गुज़र चुका है। बिल्कुल यकीनी तौर पे बड़ा मुश्किल वक्त था, और उस वक्त लग रहा था कि केस पे केस हो रहा है और अदालतें जो हैं वो प्रेशर में हैं, और जज साहिबान जो हैं उनको ब्लड प्रेशर हो जाता था, इतना प्रेशर था उनके ऊपर, लेकिन वो फिर भी फ़ैसला करते रहे। तो वो उस वक्त बहुत मुश्किल वक्त था। अब तो काफ़ी आसानियाँ पैदा हो गई हैं क्योंकि हमारी लीगल स्ट्रेटजी अब काम कर रही है। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया था हमारे माजी के जो लोग थे, आपने फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया और बाकी लोगों का जिक्र किया, और राना सनाउल्लाह साहब से सवाल भी पूछा। तो मैं सिर्फ उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जिन लोगों ने छोड़ा पार्टी को, वो हो सकता है उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में ही छोड़ा हो। उन्होंने क्यों छोड़ा हो, टॉर्चर की वजह से, थ्रेट्स की वजह से, क्या उनकी वो मसाइल थे, वो मुझे नहीं पता। इसलिए मैं PTI का जहाँ मौक़िफ़ है, हम उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहते। हम उनके बारे में कोई मज़ीद बात नहीं कर सकते। हो सकता है कल को वो पार्टी ज्वाइन करें ना करें, वापस लिया जाए ना लिया जाए, वो फ़ैसले होंगे जब खान साहब बाहर आएंगे। लेकिन फ़िलहाल उनको मैं समझता हूँ कि उनको अगर वो कोई बात करते भी हैं तो उसमें हमें रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई बहुत करीब है और एक केस रह गया जिसमें उनको सज़ा हुई है, आपकी स्ट्रेटजी मुकम्मल है। लेकिन ये जहाँ जो राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं, इनकी भी एक स्ट्रेटजी है। ज़रा मैंने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक लेने से पहले ज़रा इनकी स्ट्रेटजी की एक झलक आपको दिखाता हूँ। नए मुकदमात भी कायम हो रहे हैं, सुना गद्दारी का मुकदमा भी बना रहे हैं। जी बिल्कुल, नए मुकदमात भी कायम होंगे। केस नया भी बन सकता है, कोई इधर उधर से जो है वो कोई तलाश किया जाए तो वो निकल भी सकता है। और ये कोशिश तो होनी चाहिए, होगी कि वो जितना ज़्यादा अरसा मेहमान रहे उतना बेहतर है। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। ब्रेक से पहले मैंने आपको राना सनाउल्लाह साहब के 2 क्लिप सुनवाए, और एक क्लिप में राना साहब कह रहे हैं कि उनका इमरान खान साहब के बारे में ये कहना था कि जितना अरसा भी हुकूमत उनको सरकारी मेहमान बना सकती है उसकी कोशिश ज़रूर की जाएगी। तो राना साहब, कोई नया मुकदमा भी है इन प्रोसेस? देखें, अली ज़फ़र साहब जो हैं वो, मैं उनकी मामला फहमी और उनके जो ज़ाती तौर पे जो उनके जज्बात या उनको पॉलिटिक्स की जो समझ है उससे मैं पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ। लेकिन बहरहाल वो अब उनकी पार्टी का एक तकाज़ा भी है, प्रेशर्स भी होते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जी मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मैं उनसे यही अर्ज़ करूँगा कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अच्छा, इतना ही है। इतना ही। जी अली ज़फ़र साहब, इसका क्या जवाब देंगे आप? मैं इसका ये कहूँगा जी कि देखें, मैं ये राना सनाउल्लाह साहब से एक्सपेक्ट नहीं करता इस तरह की बात।
और उसकी वजह यह है कि इन्होंने ख़ुद एक बड़ा मुश्किल वक्त देखा था, इनके ख़िलाफ़ एक झूठा मुकदमा बना था। तो मैं वो दोबारा नहीं देखना चाहता। मुकदमा भी बना था तो मैंने आपके ही प्रोग्राम पे मैंने कहा था कि बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब एक शख्स अपना ज़ाती तौर पे ये झूठा मुकदमा गुजार चुका हो तो फिर उनको चाहिए कि वो दूसरों के लिए भी सही सोच एक तरह से सोचें भी और उसको एक्ट भी करें। और मशीर हैं माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर के, तो उनकी जब मैं ये बात सुनता हूँ इस तरह की बात, तो मैं ज़रा थोड़ा सा सोचता हूँ कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा माशरा जो है आइन का बात नहीं कर सकते, हम रूल ऑफ लॉ की बात नहीं कर सकते, और डायरेक्टली इस तरह की बात ज़ेब नहीं देती मेरा ख़्याल से। तो मैं इसको एक तरह से मजाक समझ के आगे उसको इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह अब अदालतें भी आप देख रहे हैं कि जो हमारे जज साहिबान हैं वो भी एक तरह से बाहर आ गए हैं अपने क्लोजेट से, और वो कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कि हम ये थ्रेट्स जो हैं हम नहीं मानेंगे। अभी रिसेंटली एक जजमेंट भी आई है लाहौर हाई कोर्ट से, जहाँ ये कहा गया है कि हम लोअर जुडिशरी के साथ भी किसी किस्म की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये जो मामलात हैं अब तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरी नज़र में अब एक नई रोशनी नज़र आ रही है सामने, और इंशाल्लाह मुश्किलात ख़त्म होने जा रही हैं। अच्छा राना साहब, ये गालिब का ख्याल नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जी राना साहब, अब जी बहरहाल अली साहब का गालिब का ख्याल नहीं है, अली ज़फ़र साहब का अपना ख्याल है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये दिल के खुश रखने के लिए ही अच्छा है। देखिए मामला ये है कि अली ज़फ़र साहब बड़े मामला फ़हम हैं। दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता है तसादम का। तसादम का जो रास्ता है उसमें तो जब एक फ्रीक दूसरे को एम्पावर कर लेगा तो फिर ही कोई रिज़ल्ट निकलेगा। और दूसरा रास्ता है अफ़हाम व तफ़हीम का। अफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता उस वक्त ही निकलेगा जब आप बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे, बात को आगे लेके चलेंगे। अब मामला ये है कि ये बात मैंने एक से ज़्यादा मरतबा की आपके जो है वो प्रोग्राम में की कि जी हमें बैठना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, हमें जो है वो डायलॉग करना चाहिए। जमहूरियत और ख़ास तौर पे पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम शुरू ही यहाँ से होता है, डायलॉग से बात शुरू होती है। उसके बाद कहा गया कि जी देखें ये तो आप टॉक शोज़ में बात कर रहे हैं, टॉक शोज़ की बात तो कोई इतनी सीरियस बात नहीं होती, आप कोई इसके ऊपर कोई जो है ना वो वाज़ेह बात करें, कोई आपकी पार्टी आपकी लीडरशिप जो है वो कोई मौक़िफ़ इख्तियार करे। अब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में ये बात कर दी। अब उसके बाद भी अगर अफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता, डायलॉग का रास्ता, जमहूरियत का रास्ता नहीं अपनाया जाना तो फिर दूसरा रास्ता तो एक ही है, वो तसादम है। तो जब फिर तसादम है तो फिर उसमें फिर लिहाज किस बात का? आपका ख्याल है कि इमरान खान साहब ने ख़ुद सोच समझ के तसादम का रास्ता इख्तियार किया हुआ? जी उन्होंने 2014 से ये रास्ता इख्तियार किया हुआ है और इन 10 साल हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि उनके हाँ इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। लेकिन अली ज़फ़र साहब PTI जो है उनको समझा सकती है या उन्हें इस बात पे ला सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अली ज़फ़र साहब या इन जैसे लोग जो हैं वो भी बिलाखिर जो है वो मायूस हो गए हैं या नाकाम हैं। जी अली ज़फ़र साहब, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए मैं तो इस पे एक मुझे मुहावरा याद आ रहा है, बड़ी फेमस सेइंग, कि जब आप इंसाफ की जंग लड़ें तो फिर वाकई आपको मिडिल ग्राउंड नहीं होती, फिर आपने जंग ही लड़नी होती है। तो हम लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, हम किसी से पर्सनल नहीं हैं, ना कोई हमने किसी के ख़िलाफ़ एजेंडा बनाया हुआ है या किसी ख़ास सियासी जमात के ख़िलाफ़ कोई है इंतकाम लेने की बात। हम सिर्फ लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, और इंसाफ के जो जब आप इंसाफ के लिए लड़ें तो फिर आप उसके बाद कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होती उसमें। आपको या इंसाफ लेना है, रूल ऑफ लॉ कायम करना है, या आपने नहीं करना। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे रूल ऑफ लॉ के ऊपर तो फिर आप एक तरह से वो स्टेटस को के साथ मिल जाएंगे। और जो पाकिस्तान में हम देखते रहे हमेशा से,
हम भी उसी रोशनी में हम भी कुचले जाएंगे और पाकिस्तान का नुकसान होता रहेगा। लेकिन अगर हमने खड़ा होना है रूल ऑफ लॉ के लिए, अगर हमने इंसाफ की जंग लड़नी है, अगर हमने लोगों की जो उमंगें हैं वो पूरी करनी है, तो फिर हम ठीक है, हम बर्दाश्त करेंगे। अगर कोई जुल्म होता है, अगर कोई केसेस बनाते हैं, हम बना के देख लें, वो हम भी देख लेंगे कि कब हमें इंसाफ मिलेगा। तो ये थ्रेट जो है, इससे तो पीछे पीटीआई नहीं हटेगी इस थ्रेट की वजह से। अच्छा जी, मैं यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद एक बड़ा ही अहम इशू है, उस पर भी बात करते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। कल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे था और क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब के पास एक ऐसी वजारत का चार्ज भी है जिसका ताल्लुक स्पोर्ट्स के साथ बनता है, तो वो एक इस्लामाबाद में एक तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी थे। वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी ही अहम बात की है जिस पे कि जो स्पोर्ट्स के हलकों में नहीं बल्कि अवामी हलकों में भी बड़ी बहस हो रही है। क्या कहा राना साहब ने, ज़रा सुने। पीसीबी समेत फेडरेशंस हैं, हर जगह पे कोई ना कोई काबिज़ है और ऐसे लोग काबिज़ हैं, उनमें से अक्सरियत जो है वो रिटायर्ड लोगों की है। सिर्फ इसलिए बैठे हैं जो मुराद हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको हासिल कर सकें। 25 करोड़ की ये नेशन है और ये ओलंपिक्स का जो इवेंट है, इसमें छोटे छोटे मुल्क जो हैं उनके भी बड़े बड़े दस्ते हैं, 100-100, 150-150, 200-200, 300-300, और पाकिस्तान से सिर्फ 3-4 लोग हैं और वो भी अपने ही बलबूते पे, उनमें 2 या 3 शायद वो शूटिंग में है और एक नदीम अरशद भी जो यहाँ तक पहुँचा है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी फेडरेशन का या किसी अदारे का कोई तल्लुक वास्ता है, वो खुद उसने मेहनत की। अच्छा, ये जो राना साहब ने बात की है ना कि 25 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की और जो ओलंपिक हो रहे हैं उन ओलंपिक्स में 3 या 4 लोग जो हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और छोटे छोटे ममालिक जो हैं उनके जो दस्ते हैं खिलाड़ियों के, उसमें किसी में 100 खिलाड़ी हैं, किसी में 150 खिलाड़ी हैं। तो राना साहब, ये आपने बात तो कर दी है और आपका शुक्रिया कि आपने बात बड़ी खोल के लोगों के सामने रखी है। लेकिन ये मैं देख रहा था, फिर आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद मैंने भी देखा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, स्क्वाश फेडरेशन, बहुत सी एसोसिएशनें मैंने भी देखी हैं। तो इसमें वाकई बहुत से रिटायर्ड लोग हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ सियासतदान भी हैं इसमें, हमारे दोस्त। तो ये कोई यहाँ पे ऑपरेशन क्लीन अप नहीं होना चाहिए कि प्रोफेशनल लोग यहाँ पे आएँ और अगला ओलंपिक जो है उसमें कम से कम पाकिस्तान के 50 एथलीट तो जाए ना? जी बिल्कुल, ऑपरेशन क्लीन अप भी होना चाहिए और उसके बाद टारगेट्स होने चाहिए कि जो फेडरेशन जो है वो नेक्स्ट इवेंट में जो है वो देखें। ये जो दस्ते में लोग शामिल हैं, ये कोई मेडल जीतने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाई, यानी एक राउंड होता है कि लोग क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई 50 लोगों ने किया, 100 लोगों ने किया, पता नहीं उनमें से कोई मेडल को ले सके या ना ले सके। यानी हमारी तो हालत इतनी पतली है कि लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे, यानी उस स्टेज तक भी नहीं पहुंच रहे। तो जिस फेडरेशन के लोग नेक्स्ट इवेंट में क्वालिफाई ना करें, वो फेडरेशन में जो बैठे लोग हैं वो फारग होने चाहिए। यहाँ पे इसमें अब नाम लेना मुनासिब नहीं है। ऐसे साहब भी हैं कि जो अपनी रिटायरमेंट के बाद 25 साल एक फेडरेशन के ऊपर काबिज रहे हैं। चले, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है ये 2004 से जनवरी 2024 तक जनरल आरिफ हसन साहब के कंट्रोल में थी। 20 साल। तो 20 साल किसी ने उनको नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। अच्छा, और इसकी इनको मुराद भी मिलती है और बाद में उनको पेंशन। और अब भी ऐसे लोग काबिज हैं कि अगर गवर्नमेंट उनको पूछे, वैसे मेरा पूरा प्रोग्राम है, इरादा है कि पूछेंगे, तो पूछे तो गवर्नमेंट को लेने के देने पड़ सकते हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन ये जो ऐसे यानी ताकतवर लोग काबिज नहीं, लेकिन राना साहब ये ताकतवर लोग जो हैं इनको बड़ी एहतराम से हम ये नहीं पूछ सकते कि भाई आप स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ फेडरेशंस में इतने सालों से बैठे हुए हैं, तो ओलंपिक्स में आप कोई बंदा जो है उसको क्वालिफाई नहीं करवा सके। तो इस पर अली ज़फ़र साहब, इस पर कोई अदालतें सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लेती, हमेशा सियासी मामलात पे लेती हैं? ये बताएं ना आप। ये इस पॉइंट पे मैं राना सनाउल्लाह साहब की बिल्कुल हमायत करूँगा। ये एक ऐसा इशू है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतनी करोड़हा लोगों में से हम एक भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं प्रोड्यूस कर सकते ओलंपिक्स के लिए। हॉकी देख लीजिए, स्क्वॉश देख लीजिए, आप रेसलिंग देख लीजिए, आप शूटिंग यानी इतने इवेंट्स थे हमारे
जो कि हम नहीं कर सके। और आपको मैं एक वाक़या बताऊं, रिसेंटली जब मैं था इंटरिम कैबिनेट में, तो वहाँ एक हमारे पास एक काज़ाकिस्तान के लोग आए और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के लोग आए, उन्होंने कहा जी हम एक अपना ओलंपिक कर रहे हैं, ऐसी उसमें हमारी स्पोर्ट्स हैं जो कबड्डी मसलन, या हमारी जो एक कॉमन स्पोर्ट्स हैं इस एरिया की, उसका हम मिनी ओलंपिक कर रहे हैं, तो आप अपने लोग नहीं भेज रहे। तो मैंने कहा क्यों नहीं भेज रहे? उन्होंने कहा जी वो इतनी आपस में वो उनकी है कंपटीशन कि उन्होंने फैसला किया कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, हम किसी को भी नहीं भेजते। तो उस ओलंपिक वाली जो मिनी ओलंपिक थी सेंट्रल एशियन में, पाकिस्तान का कोई कंटिजेंट गया ही नहीं, क्योंकि कोई कह रहा था कि मेरे लोग जाने चाहिए, कोई कह रहा था मेरे लोग जाने चाहिए, और वो दोनों ने आपस में लड़ाई की वजह से कोई भी लोग नहीं भेजे। तो ये हर लेवल पे ये हो रहा है और ये एक ऑपरेशन क्लीन अप की ज़रूरत है। इसमें लीगल पोजीशन नहीं ले सकता अदालत, क्योंकि अदालत के पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई कानूनी इख्तियार नहीं है कि वो उस पर कोई एक्शन ले आइन के तहत। तो ये एग्जीक्यूटिव फ़ैसला है और ये सेंट्रल, चूँकि हम स्पोर्ट्स एक्चुअली प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया है, तो ज़रूरी ये है कि जो फेडरल लेवल है और जो हमारी प्रोविंशियल स्पोर्ट्स के अथॉरिटीज़ हैं और हुकूमतें हैं, वो मिल के एक यूनाइटेड इस पे एक्शन लें और प्रोफेशनल्स लेके आएँ। अच्छा, आपने तो ये प्योरली एग्जीक्यूटिव एक्शन है, इसमें कोई कानूनी मुझे नहीं नज़र आती। आपने कबड्डी का जिक्र किया, तो कबड्डी फेडरेशन जो है वो शाफ़े हुसैन साहब के पास है, जो एक सियासतदान है। मैंने जनरल आरिफ हसन साहब का नाम लिया, रिटायर्ड जर्नल है, लेकिन फ़ुटबॉल फेडरेशन जो है 13 साल तक मियाँ अदर साहब उसके सदर रहे और फिर उसके बाद 14 साल तक मखदूम सैयद फैसल साले हयात साहब उसके सदर रहे। तो ये कोई भी हो, रिटायर्ड जर्नल हो या कोई हमारा काबिल एहतराम सियासतदान हो, अगर वो कोई ब्रेक थ्रू नहीं करते किसी भी फेडरेशन में, तो उनको उसकी जान छोड़ देनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अली ज़फ़र साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद।